बच्चों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी सुब्बू दीदी के साथ में। आज आपकी सुब्बू दीदी आपको ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में बताने वाली है जिसको अगर आप कर लेते हो ना बेटा, एग्जाम में अगर आपको केमिस्ट्री का पेपर बेटा अच्छा ना जाए तो नाम बदल दीजिएगा, आप सुब्बू दीदी से कुछ और दीदी नाम रख दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की जो क्लास है मैं एक एक चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि कई बार हर साल या कितने ही सालों में पूछा गया प्रश्न है, राइट। और वे क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले समय पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी है आने की, उनको मैंने इंक्लूड कर दिया है। यानी अगर आप बेटा आज मेरी क्लास को देख रहे हो और अगर आप एग्जाम तक की तैयारी करते हो केमिस्ट्री में, इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करते हो, तो मैं गारंटी के साथ आपको बेटा 90 से ज्यादा नंबर दिलवाने की क्षमता रखती हूँ। और इतना ही प्रश्न कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और जितना आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, उतना कर लो बेटा, अच्छे नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे रसायन शास्त्र के अंदर। तो अब करना कैसे है, क्या करना है, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में हम फटाफट आपको बताते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि ये पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाए तो बेटा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधा सीधा जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 विलियन चैप्टर से, ठीक है। तो विलियन बच्चों आपका एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारी परिभाषाएं और आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सभी के सभी प्रश्नों को पूरी तरीके से अच्छे से हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो बहुत बार आता है वो ये बेटा कौन सा होगा, मोलता मोलरता मोल अंश की गणना कीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम, ऐसा एक साल नहीं रहा है कि राउल्ट का नियम ना पूछा गया हो, सीधे तरीके से उल्टे तरीके से उसके ऊपर प्रश्न कुछ ना कुछ तो आया ही है बच्चों। फिर से ये आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न बन जाता है। फिर हम बात करेंगे दिए गए विलेय और विलायक की मात्रा से विलयन की मोलता ज्ञात करने वाला प्रश्न। ऑफ कोर्स बच्चों आपके पास में मोलता दे दी जाएगी और फिर आपको उसका आणविक भार ज्ञात करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए। हिमांक में अवनमन के आधार पर विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन ऐसे प्रश्न है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और आपसे सीधा पूछेगा कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना मैक्सिमम क्वेश्चन में आणविक द्रव्यमान पर ही प्रश्न बनते हैं। प्रासरण दाब से विलेय का आणविक भार क्या होता है, वॉन हाफ गुणांक ज्ञात कीजिए, इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। हेनरी के नियम की बेटा डेफिनेशन और इसके अनुप्रयोग बच्चों आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान और वॉन हाफ गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए परिभाषा, और 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इन टॉपिक के ऊपर जितने आप लोग आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि यही से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। फिर बच्चों आपका अगला चैप्टर है वैद्युत रसायन। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है यहां से बच्चों डेफिनेशन, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, हर टाइप का प्रश्न आपको मिल सकता है। परंतु बच्चे इस चैप्टर में बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि गलत कर देंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बता रही हूँ जिसको आप कर लीजिए, एग्जाम में भी टाइम है, इन्हीं प्रश्नों को आप फोकस करके पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा बच्चों आपका अच्छा मार्क्स ना आया तो नाम बदल दीजिएगा मेरा, ठीक है। तो आपके सुब्बू दीदी ने बोला है तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला निर्णय समीकरण, ध्यान रखिए निर्णय समीकरण पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या बच्चों आपको मोलरता मोलता दे दी जाएगी वहां पर विलयन की, तो आपको बोला जाएगा कि भैया मोलरता इतनी है, या फिर आपको सेल का विभव दे दिया जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चलो इसका मतलब विदाउट मानक परिस्थितियां जो सेल का विभव है क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाले हैं। सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए, वही सेम क्वेश्चन। सेल विभव पर प्रश्न पूछेगा। सेल अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल निकालिए, जी नॉट और साम्य स्थिरांक के बीच में रिलेशन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, तो इसकी परिभाषा पूरी कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, परिभाषा और उसी के साथ बेटा जुड़ा हुआ प्रश्न। फिर से प्रश्न कैसे आएगा, परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा कि चलो बताओ कि फैराडे का नियम क्या होता है, फिर आगे एक प्रश्न बना के दे देगा कि भैया ये है, ऐसा है, इतनी देर तक इतनी धारा बहाई है, तो इसका बच्चों मात्रा कितना मिल रहा है पदार्थ का, ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर बच्चों ध्यान रखिएगा चालकता, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, सबके ऊपर न्यूमेरिकल छोटा छोटा एक क्वेश्चन आता है, और उसमें बेटा वो एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 से 4 स्टेप होती है जो कि आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। वो आपको बोलेगा विशिष्ट चालकता निकालो, प्रतिरोध बोलेगा निकालने के लिए, चालकता बोलेगा, आपको सेल स्थिरांक दे देगा, ठीक है, मोलर चालकता निकालने बोलेगा। तो ये सारे प्रश्न भी आपको डेफिनेटली मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पर शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन जाता है।
इसी प्रकार से कोलराश का नियम बेटा आता है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। दो आयनों की आयनिक चालकता के ऊपर लैम्डा इंफिनिटी एम आपसे निकालने बोलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, विद्युत अपघटन में जमा हुए पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल्स में डेफिनेटली आते हैं। इसके अलावा बेटा लेड सेल है ना, अगर आप लोग पीबी संचायक सेल कर रहे हो तो लेड सेल और बेटा ईंधन सेल जरूर कर लीजिए। इनके ऊपर भी डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी कर लीजिएगा। इनका वेटेज थोड़ा कम है, कभी कभी पूछे गए हैं, लेकिन इनको जरूर तैयार कर लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनता है। अगला बच्चों अध्याय है रासायनिक बलगति की। रासायनिक बलगति का बहुत सिंपल सा लॉजिक बेटा क्या का प्रश्न पूछेगा। देखो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं बेटा उनका अंक बहुत सिंपल सा है कि यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जब भी इस चैप्टर को तैयार करो, प्रथम कोटि के ऊपर जितना भी टाइप का क्वेश्चन है जरूर देख लीजिएगा। परंतु अभिक्रिया की दर स्थिरांक के ऊपर प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के ऊपर प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान निकालो, वेग स्थिरांक निकालिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में किसी निश्चित प्रतिशत अभिकारक के अपघटन में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो आपको समय निकालने के लिए बोल देगा कि कितना टाइम लगा है ना, सांद्रता परिवर्तन बता देगा आपको और बोलेगा कि टी का मान निकालो, के दे रखेगा। ऐसे प्रश्न आएंगे। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि आपके पास में अर्ध आयुकाल 0.693 के बटे में के होता है। फिर बच्चों वही आर्हेनीय समीकरण का प्रयोग करके सक्रियण ऊर्जा निकालिए। दो अलग अलग तापों पर स्थिरांक आपको दे रखे हैं, तो उसके लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में क्या होता है, एंड शून्य कोटि की अभिक्रिया की पहचान, उसके लिए दर समीकरण। ध्यान रखना यहाँ से न्यूमेरिकल प्रश्न में प्रतिशत वाले प्रश्न आते हैं कि प्रतिशत में सांद्रता दे दी जाती है और बोलता है फिर कि कैलकुलेट करो, तो ये वाले क्वेश्चन डेफिनेटली कर लीजिएगा। साथ में बच्चों आप लोग यहाँ पर कभी कभी एक दो बार ऐसा हुआ है संघट्ट सिद्धांत पूछा हुआ है, तो आप सभी संघट्ट सिद्धांत भी कर लीजिएगा। दैट्स इट, इतना कर लो ये चैप्टर। अगला चैप्टर है आपके पास में डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों को बेटा अगर देखा जाए तो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ खास आपको मेहनत नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेहनत आपको सिर्फ एक जगह पे करनी है, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट की रासायनिक अभिक्रिया और KMnO4 की रासायनिक अभिक्रिया। अगर आपने इसको कर लिया बाकी आप लोग कर लोगे। ये चैप्टर इजी है, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर आपको। तो बेटा सबसे पहले संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीडेशन अवस्थाओं को समझाइए। तो टिप्पणी लिखने वाले प्रश्न, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दिमाग लगाने वाले प्रश्न कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते, ऐसे प्रश्न जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन थोड़े से आ सकते हैं यहाँ से। संक्रमण तत्वों का आयन रंगीन होता है, ऐसा क्यों है, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों पाई जाती है, अगेन। फिर देखो KMnO4 तो पोटेशियम परमैंगनेट की बेटा अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। KMnO4 की अभिक्रिया किसी ऑक्सैलिक अम्ल के साथ में या फिर आयोडीन के साथ में जो रिएक्शन होती है उसे बताने के लिए बोल सकता है। इसी प्रकार से आपके पास में K2Cr2O7 की अम्लीय माध्यम में अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, K2Cr2O7 की बेटा Fe2+ आयन के साथ अभिक्रिया का आयनिक समीकरण। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, Fe+2 को Fe+3 में बदलेगा, है ना। आयोडीन वाली रिएक्शन जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को नहीं पता कि कौन सी रिएक्शन आती है तो आप बेटा कुछ मत करो, मेरा एक पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर है, अभी रिसेंटली मैंने लाइव पढ़ाया था, जाकर के उसे जरूर देख लीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, वहां पर जितनी रिएक्शन बताई है उसी में से कोई रिएक्शन आएगी, बाहर कोई नहीं आएगी। डी और एफ ब्लॉक के तत्व मैंने रिसेंटली अभी कराया है, लाइव सेक्शन में जाकर के आप मेरा वीडियो देख लेना, वहां पे आपको वो सारी अभिक्रिया मिलेगी जो कि पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट है, और वही रिवाइज भी करवाई है बेटा मैंने। इसी प्रकार से लेंथेनाइट संकुचन के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स के अंदर अंतर क्या होते हैं ये इतना कर लीजिए। इसके अलावा बच्चों आपसे बहुत छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत लॉजिकल छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को दिखने को मिलेंगे कि Mn+2 ज्यादा स्थायी होता है, ऐसा क्यों, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप लोग जो भौतिक आप कह सकते हो गुण होते हैं डी और एफ ब्लॉक के, उनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक। अब इस चैप्टर को देखा जाए तो यहाँ से IUPAC नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे बेटा जब इसको पढ़े तो जरूर IUPAC नाम कर लीजिए। IUPAC नाम और IUPAC नामों के साथ आपको सूत्र बनाने भी आने चाहिए। तो दिए गए IUPAC नामों से सूत्र तैयार कीजिए। ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा आपको डेफिनेटली दिखते हैं, ये कई बार MCQ में पूछ लेता है और कई बार ऐसा होगा कि आपसे
नॉर्मली 2 या 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हो, यानी कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, तो ये कैसे पता करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उपसहसंयोजी यौगिकों की समाव्यवता जो है उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और बेटा समाव्यवता में भी दोनों समाव्यवता अच्छे से कर लीजिएगा, संरचनात्मक भी, ज्यामिति भी, ध्रुवन समाव्यवता, इनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर बच्चों प्रकाशिक समाव्यवता को कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं ये प्रश्नों को, बता रही हूँ आपको। साथ में वर्नर का सिद्धांत, ये भी बच्चों डेफिनेटली आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करना मत भूलिएगा। वीबीटी के सिद्धांत, वीबीटी के आपसे अभिग्रहित लिखने को बोलता है, तो वीबीटी के अभिग्रहित जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और बच्चों संकरण अवस्था, ज्यामिति, चुंबकीय प्रकृति, स्पेशली जो आता है एग्जाम में कि भैया ये चुंबकीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ यौगिक दिए हुए हैं बेटा, तो इन यौगिकों के लिए चुंबकीय प्रकृति, मैंने कहा था इस पर प्रश्न आएगा ही आएगा, ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़े से। फिर बच्चों सबसे लास्ट में आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्या होता है, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय परिस्थितियों के लिए या जिनकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है उनके लिए क्रिस्टल विभाजन क्षेत्र कैसे बनेगा, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो आप इतना कर लीजिए, यहां से बच्चों बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास में हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जनरली यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो अभिक्रिया बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो इसका ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा, चलो बताओ कि आपके पास में आपने रिएक्शन करवाई है किसकी, RX की, या फिर आप लोगों ने मान लीजिए कि रिएक्शन करवाई है किसी भी एल्कीन की। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शन करवाने के बाद बोल रहा है कि चलो बताओ कि अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर तो उत्पाद क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। मतलब क्या हो रहा है आपके पास में, यहाँ पे वो क्वेश्चन आप लोग को जरूर डेफिनेटली मिलने वाले हैं बच्चों कि यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट अलग अलग प्रकार की रिएक्शन रहेगी कि इसका इससे रिएक्शन करने पर उत्पाद क्या मिलेगा। फिर आपको बोल देगा कि चलो बच्चों अगर मेरे पास में RX है तो यहाँ पे Mg धातु का रिएक्शन करने पर क्या उत्पाद बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, यानी अभिक्रिया को सिर्फ रटना नहीं है, हर एंगल से सोचना है कि प्रश्न कैसे बन सकता है। फिर बच्चों एल्किल हैलाइड की KOH के साथ में रिएक्शन लिखो और उत्पाद बताओ। ऐसे क्वेश्चन एल्किल हैलाइड की KCN AgCN के साथ में अभिक्रिया की तुलना कीजिए। देखो एल्किल हैलाइड की NaI के साथ में अभिक्रिया समझाओ। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, एग्जाम्पल दो। फिंकस्टीन अभिक्रिया क्या है, स्वार्ट्स अभिक्रिया है क्या है, जितनों के नाम है वो रिएक्शन जरूर कर लेना। एल्कोहल से कैसे विरंजन आप बनाते हो हेलो एल्केन, वो कर लेना। स्वार्ट्स अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पूरा कर लेना। बीटा विलोपन, ये सारी रिएक्शन बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे बोले कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पूछते हैं तो रिएक्शंस ही आती है, तो बेटा रिएक्शंस को एकदम घोट लीजिएगा। यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया जो शिक्षक ने बताई है छोड़ेगा नहीं, पूरी रिएक्शन या तो रटना है रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए, या फिर चार्ट बना लीजिए। मैं बता रही हूँ पूरी अभिक्रिया आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जल के साथ में एल्कोहल निर्माण कैसे समझाओगे। क्लोरोबेंजीन को बताओ बेटा, क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में पूछेगा। DDT संरचना, SN1 SN2, बहुत सारी चीजें बेटा यहाँ पर है आपको देखने को मिलेगी। तो मैं बोलूंगी टीचर ने जितना पढ़ाया है सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर कहीं से भी कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है। आपसे सैंडमेयर अभिक्रिया पूछ लेगा, गाटरमान अभिक्रिया पूछ लेगा, यहाँ पे बच्चों आपके पास में रीमर्टीमन आ जाएगी आपके पास में। तो ये सारी रिएक्शंस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला चैप्टर है बेटा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो एथेनॉल की अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया, एथेनॉल देखो कैसे बनता है वो, या फिर एथेनॉल की अलग अलग केमिकल के साथ में अभिक्रिया डेफिनेटली आती है। एथेनॉल को एथीन में कैसे बदलोगे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। एथेनॉल से क्लोरोएथेन कैसे बनाओगे, एथेनॉल की ऑक्सीकरण करके एथेनॉल एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, फिनॉल की NO के साथ रिएक्शन, फिनॉल की बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। इससे क्वेश्चन पूछते हैं फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो जरूर कर लीजिएगा। फिर बच्चों आपके पास में देखो फिनॉल की डिफरेंट केमिकल से रिएक्शन, फिनॉल की इससे रिएक्शन, रीमर्टीमन क्या होता है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर की HI के साथ में रिएक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और अगर आप देखो पूरी की पूरी जो बेटा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बेटा 60% चीजें आपकी पूछी जाएगी। कैसे कि रिएक्शन बताओ, 40% में थ्योरी पूछ सकता है, थ्योरी बहुत कम पूछेगा, मैक्सिमम आपसे रिएक्शन पूछेगा। ये अभिक्रिया बताओ, ये अभिक्रिया बताओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इससे क्या उत्पाद बनेगा, यहाँ पे उत्पाद गायब कर देगा, बताओ उत्पाद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में मिलने वाले हैं।
अब हम अगला चैप्टर कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों, जब भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की मैं बात कर रही हूँ, दिमाग में बहुत क्लियर रख लीजिएगा कि यहाँ पर तीनों के लिए अभिक्रियाएं जो है थोड़ी सी अलग अलग और सिमिलर भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एक जैसी अभिक्रियाओं को अलग करिएगा, अलग अलग अभिक्रियाओं को अलग पढ़िएगा। जहां पे दोनों तीनों के ऊपर सेम रिएक्शन लग रही है उनको बिल्कुल अलग करके पढ़ो। यहाँ पर बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन की एससीएन से रिएक्शन तो ठीक है, ये देखो NH2 के साथ रिएक्शन है ना, DNP के साथ में रिएक्शन, टालुइन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, एल्डोल संघनन है ना। परीक्षण पूछते हैं कि पहचानो एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो परीक्षण बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपके पास में आएंगे यहाँ से, है ना। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कैनिजारो है ना, समझाइए, समीकरण लिखिए। ऐसे क्वेश्चन में आपसे जमाने भर के बेटा आपसे रिएक्शन बोल देगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपसे बोल दिया बताओ एल्डोल संघनन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि बताओ यहाँ पे एल्डोल संघनन क्या होता है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बताओ मुझे यहाँ पर कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, या फिर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि बताओ मुझे कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, आपसे ऐसा पूछ लिया जाए। फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछ लूं कि चलो भैया मेरे को एक स्पेशल रिएक्शन बताओ जहां पर क्या हो रहा है, टालुइन परीक्षण कर रहे हो तुम लोग, या फिर आप लोग बोल सकते हो टॉलिन अभिकर्मक से परीक्षण कैसे करते हो, तो टॉलिन अभिकर्मक वाली रिएक्शन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस बच्चों आपसे डेफिनेटली पेपर में पूछी जा सकती है। तो आप सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को करके ही आइएगा, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा बेटा। तो ये इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, इतना जरूर कर लेना कि आपके पास समझाइए, समीकरण लिखिए टाइप की क्वेश्चंस आती है, करके आना, छोड़ के बिल्कुल भी बताना, ठीक है। फिर क्लेमेंसेंस अपचयन क्या होता है, वोल्फ किश्नर, जितनी भी नेम रिएक्शन होती है यहाँ पर सारी की सारी बेटा नेम अभिक्रियाएं आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान रखो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको कई बार, क्योंकि यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड आसान प्रश्न नहीं देगा आपको, यूपी बोर्ड दिमाग लगाने वाले प्रश्न देगा। तो यहाँ से कोई उत्पाद बना, अब उस उत्पाद को किसी फलानी रिएक्शन से कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे भी प्रश्न आपको मिलने वाले। तो कई बार होगा बेटा कि आपको 2 या 3 चैप्टर की रिएक्शंस को कंबाइन करके पूछ ले कि चलो बताओ कि उत्पाद क्या मिल रहा है। यानी कि मान लो कि हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरीन से हमने क्या बनाया था, हेलो एल्केन बनाया था। तो हेलो एल्केन से अब आपको बताना है कि कैसे बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके बीच में आप फिर कहीं अल्कोहल बनाओगे, कहीं कुछ बनाओगे और फिर आप रिएक्शन कराओगे, तो बीच में बेटा बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ऐसे दिमाग लगाने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 में सीखा कि आप RX कैसे बनाते हो, तो RX से बच्चों फिर आप अल्कोहल बनाना सीखोगे, ROH बनाना सीखोगे। अब इस ROH से आप कैसे RCOH बना लेते हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली पूछेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ बच्चों, कभी भी केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना। एक केमिकल से दूसरा केमिकल कैसे बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो मैं बोलूंगी इक्वेशंस को, समीकरणों को, अभिक्रियाओं को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल की NHCO3 से रिएक्शन, फिर थायोनिल क्लोराइड PCl5 PCl3 से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एसिडिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में बेटा, कौन कितना अम्लीय है। अम्लीयता पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, तो इनको जरूर कर लेना कि कौन सा वाला आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिक क्यों है। इस पे क्वेश्चन जो आते हैं बेटा थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। कई बार आपसे कंपैरिजन करने को बोल देगा कि फिनॉल या इसमें कौन ज्यादा अम्लीय है, तो ये प्रश्नों को आप लोग डेफिनेटली कर लीजिएगा। एंड सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है एमीन। एमीन में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, मैं ऑनर से बता रही हूँ। तो एमीन के क्वेश्चन सीधा उठ के आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि क्षारीयता की कंपैरिजन करो कि कौन सा एमीन ज्यादा क्षारीय है। IUPAC नामकरण पे बेटा MCQ और आपके लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। दिए गए यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन में वर्गीकृत कीजिए। मतलब आपको बोलेगा कि बताओ प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है, पहचानो। और यही पे बच्चों IUPAC नाम साथ में दे देता है कई बार, तो इसे हमें करना है। फिर एमीन की HNO2 से रिएक्शन, फिर प्राथमिक एलिफेटिक एमीन के HNO2 साथ में रिएक्शन, ठीक है। फिर आपके पास में डायएजोनियम लवण, जो कि बहुत बार पूछता है, मतलब ऐसा पेपर सेट नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एनिलीन की रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, वाटरमैन एनिलीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, एसिटिलीन रिएक्शन, ये सारी क्वेश्चन बेटा आपके पास में आती है। यहीं पर आपके पास में रिमर्टिमन वगैरह मिलती है आपको, गैब्रियल थैलेमाइड है ना, आपके पास में हाफमैन ब्रोमाइड, कार्बल एमीन रिएक्शन, ठीक है, एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो अगला है जैव अणु। जैव अणु से कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो जैव अणु को जब आप पढ़ रहे हो बेटा तो ध्यान रखना आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट अलग पढ़ना है, आपको विटामिन अलग पढ़ना है, आपको प्रोटीन अलग से पढ़ना है, और हर किसी के अंदर डिटेल में हमें चीजों को पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे
क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डाइसैकेराइड नहीं है। आपको मल्टीपल क्वेश्चन दे सकता है, मल्टीपल मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पहचानो कौन सा वाला डाइसैकेराइड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, जैसे मान लो कि ग्लूकोज देगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज और एक एग्जांपल है शर्करा, तो आप ऑब्वियसली बात है जो शर्करा होती है वो डाइसैकेराइड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इसको बेटा कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ऐसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ मोनोसैकेराइड है ना, डाई और पॉली, ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन आते ही है, तो कृपया करके इनको छोड़ के ही नहीं आना है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज के बीच में अंतर या फिर इनमें क्या अलग होता है, इनकी संरचना, फिर अपचायक और अनपचायक शर्करा क्या होती है, ग्लूकोज की टॉलिन और फेलिंग अभिकर्मक से रिएक्शन, डीएनए, आरएनए और बेटा उसके न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोटाइड्स, आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पर बच्चों विटामिन बी, सी, डी या फिर आप लोग बोल सकते हो जल में विलय, वसा में विलय, ऐसे प्रश्न पूछेगा आप लोगों से कि जल में विलय विटामिन लिखिए और वसा में विलय विटामिन कौन से होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ सकते हो, तो कृपया करके अच्छे से करिएगा। एंजाइम के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, सीधा सीधा टिप्पणी लिखने के लिए आती है कि एंजाइम के बारे में बताइए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड की पहचान क्या होती है, ग्लूकोज संरचना और सारी अभिक्रियाएं। साथ में बच्चों आपको ध्यान बता देती हूँ प्रोटीन, प्रोटीन की बच्चों आपके पास में प्रोटीन और उसके प्रकार है ना, प्रोटीन और प्रोटीन के प्रकार डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ये कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है आपके पास में। तो सबसे आसान प्रोटीन आपको बनाने आना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार पे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत डायरेक्ट आता है कि चलिए बताइए प्राथमिक, द्वितीयक है ना, तृतीयक, चतुर्थक प्रोटीन की संरचना कैसे होती है। अल्फा बीटा प्लेटेड शीट है ना, यहाँ पर आपके पास में आता है अल्फा शीट, और अल्फा और बीटा के बारे में जरूर आपसे पूछेगा। तो बीटा प्लेटेड शीट होती है, अल्फा आपके पास में कैसी होती है, स्पाइरल होती है, राइट। तो ऐसे प्रश्न आपको करने ही करने हैं डेफिनेटली यहाँ पे। और बच्चों साथ में आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपसे पूछेगा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग, सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास बच्चों जो जितना भी अदर टॉपिक्स है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में डीएनए, आरएनए, तो डीएनए आरएनए के ऊपर जनरली किन से मिलकर बना है, संरचना कैसी होती है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कर लेना है। तो जैसे जैसे आपको शिक्षक पढ़ाया तो जाएगा, अभी आगे आने वाले टाइम पर जितनी भी क्लासेस में कराऊंगी उनमें हम मेनली फोकस करेंगे कि यूपी बोर्ड जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है वो क्वेश्चंस के ऊपर ही आपको हम क्लासेस कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप कि जब आप अगली बार बेटा मेरी क्लास में आओगे तो हम क्वेश्चंस वही होंगे जो आपके यूपी बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाली। तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए बच्चा, क्योंकि मैं 80 से 90% में मतलब की तैयारी में करवा दूंगी, बाकी का 10% आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि बच्चों मैं जो पढ़ा रही हूँ उसके अलावा यूपी बोर्ड पूरा पेपर पुराना उठा के नहीं देता है। ऑब्वियसली बात है, वहां पे कुछ नया भी होगा, कुछ अलग क्वेश्चन देगा, एक हाथ क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें बेटा सबके दिमाग खुल जाएंगे। तो हर प्रकार के प्रश्नों को हमें बहुत अच्छे से करना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये जो मैंने पूरा कवर चैप्टर का मैंने निचोड़ बता दिया है, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।